कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1400 साल पहले का समय है। ना मोबाइल फोन, ना इंटरनेट, ना हवाई जहाज और ना ही पक्की सड़कें। दूर दूर तक फैले जंगल, ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान और अनजान रास्ते। ऐसे समय में चीन का एक युवा बौद्ध भिक्षु एक असाधारण फैसला करता है। वह भारत जाएगा। उसका उद्देश्य केवल यात्रा करना नहीं था, वह भारत आकर बौद्ध धर्म के वास्तविक ग्रंथों को पढ़ना चाहता था, महान बौद्ध विद्वानों से मिलना चाहता था और उन स्थानों को अपनी आंखों से देखना चाहता था जिनका वर्णन उसने पुस्तकों में पढ़ रखा था। इस यात्री का नाम था वेनसोंग, जिसे चीनी परंपरा में ज़ेनज़ोंग भी कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों के अनुवाद में मतभेद दिखाई देते थे। वेनसोंग को लगा कि यदि उसे इन प्रश्नों का सही उत्तर चाहिए तो उसे स्वयं भारत जाना होगा। समस्या यह थी कि उस समय चीन से भारत की यात्रा आसान नहीं थी। चीन की तत्कालीन सत्ता ने पश्चिम की ओर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन वेनसोंग का उत्साह इतना अधिक था कि लगभग 629 ईस्वी के आसपास वह गुप्त रूप से भारत की यात्रा पर निकल पड़े। अब शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं थी। वेनसोंग चीन से निकलकर मध्य एशिया की ओर बढ़े। उन्होंने रेगिस्तान पार किया। कई जगह पानी मिलना मुश्किल था, ऊंचे पर्वतीय रास्तों से गुजरना था, डाकुओं और कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों का भी खतरा था, लेकिन वह आगे बढ़ते गए। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, भारत पहुंचना। कई कठिनाइयों के बाद वह भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे। भारत उस समय एक विशाल और विविधतापूर्ण राजनीतिक संसार था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक थे, लेकिन उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। वे थे सम्राट हर्षवर्धन। वेनसोंग की मुलाकात हर्षवर्धन से हुई और यही मुलाकात उनके भारत प्रवास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। वेनसोंग ने हर्ष के शासन, उनके दरबार, प्रशासन, धार्मिक गतिविधियों और सामाजिक जीवन का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि हर्ष बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। वेनसोंग की आंखों से हमें 7वीं शताब्दी का भारत दिखाई देता है। वह केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं बताते, वह शहरों, सड़कों, बाजारों, शिक्षा केंद्रों, बौद्ध मंदिरों, मठों और आम लोगों के जीवन के बारे में भी जानकारी देते हैं। यही कारण है कि इतिहासकारों के लिए उनका यात्रा वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन वेनसोंग की भारत यात्रा का सबसे रोमांचक पड़ाव था नालंदा। आज जब हम बिहार के नालंदा में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष देखते हैं तो लाल ईंटों से बनी विशाल संरचनाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन लगभग 1400 वर्ष पहले जब वेनसोंग यहाँ पहुंचे होंगे, तब यह स्थान ज्ञान का एक विशाल संसार था। वेनसोंग ने नालंदा में अध्ययन किया। उन्होंने यहाँ के विहारों, विद्यार्थियों, आचार्यों का वर्णन किया है। उनके अनुसार यहाँ हजारों विद्यार्थी और अनेक विद्वान रहते थे। प्रवेश आसान नहीं था। विद्यार्थियों से कठिन प्रश्न पूछे जाते थे और योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। नालंदा के आज के मौजूद पुरातात्विक अवशेष वेनसोंग के विवरण को समझने में हमारी सहायता करते हैं। यहाँ अनेक मठों के अवशेष, विशाल प्रांगण, अध्ययन कक्ष, मंदिर सदृश संरचनाएं और ईंटों से बनी इमारतें मिली हैं। खुदाई से प्राप्त अवशेष बताते हैं कि यह केवल धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक बड़ा आवासीय और शैक्षणिक परिसर था। सोचिए, 7वीं शताब्दी में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी यहाँ आते थे। कोई दर्शन पढ़ रहा था, कोई बौद्ध धर्म को और कोई व्याकरण तो कोई तर्कशास्त्र को।
नालंदा वास्तव में उस समय एक अंतरराष्ट्रीय ज्ञान का केंद्र था। वेनसोंग ने यहाँ लगभग 17 महीने अध्ययन किया और महान विद्वान शीलभद्र से शिक्षा प्राप्त की। शीलभद्र नालंदा के प्रमुख आचार्य थे। वेनसोंग ने उनसे बौद्ध दर्शन और विशेष रूप से योगाचार परंपरा का अध्ययन किया। लेकिन वेनसोंग केवल नालंदा में बैठकर पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं थे। उन्होंने भारत के अनेक हिस्सों की यात्रा भी की। वे उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों तक गए। उन्होंने अनेक बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण भी किया और तथागत के जीवन से जुड़े स्थानों को देखने का प्रयास भी किया। उनकी यात्रा हमें बोध गया तक ले जाती है। बोध गया वह स्थान है जहां परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेनसोंग ने यहाँ स्थित बौद्ध स्मारकों और धार्मिक गतिविधियों का वर्णन किया है। आज महाबोधि मंदिर परिसर और उसके आसपास के पुरातात्विक अवशेष हमें उस लंबे ऐतिहासिक विकास की याद दिलाते हैं जिसमें बौद्ध तीर्थ स्थलों ने अनेक शताब्दियों तक अपना रूप बदला था। वेनसोंग ने सारनाथ और कुशीनगर जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का भी वर्णन किया है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर को बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जोड़ा जाता है। वेनसोंग ने जो देखा, सुना और समझा उसे उन्होंने अपने ढंग से लिखा था। इतिहासकार प्रायः उनके विवरणों की तुलना शिलालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, मूर्तियों और पुरातात्विक खुदाइयों से करते हैं। यही इतिहास की असली रोमांचक प्रक्रिया है। एक तरफ लगभग 1400 वर्ष पुराना यात्री हमें अपनी आंखों से देखी दुनिया की कहानी सुनाता है और दूसरी तरफ धरती के नीचे दबे अवशेष उस कहानी की जांच करने में हमारी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए वेनसोंग ने जिन बौद्ध विहारों और शिक्षा केंद्रों का उल्लेख किया, उनके अनेक पुरातात्विक अवशेष आज भी भारत में पाए जाते हैं। नालंदा की खुदाई ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया है कि वहां विशाल मठीय परिसर और धार्मिक शैक्षणिक संरचनाएं मौजूद थी। इसी तरह विभिन्न स्थानों से प्राप्त बौद्ध मूर्तियों, स्तूप, ईंटों और संरचनाएं और अभिलेख हमें उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में सहायता करते हैं। वेनसोंग की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समाज का वर्णन। उन्होंने भारतीय नगरों, लोगों के पहनावे, भोजन, धार्मिक मान्यताओं और शिक्षा की परंपराओं के बारे में लिखा है। अब समय है वेनसोंग की यात्रा के अंतिम अध्याय का। भारत में कई वर्षों तक रहने और अध्ययन करने के बाद वे वापस चीन लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन इस बार उनके साथ केवल स्मृतियां नहीं थीं, उनके साथ बड़ी संख्या में बौद्ध ग्रंथ, मूर्तियां और अन्य धार्मिक सामग्रियां भी थीं। वह इन्हें चीन ले गए ताकि उनका अध्ययन और अनुवाद किया जा सके। लगभग 645 ईस्वी में वेनसोंग चीन पहुंच गए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बाद में उन्होंने भारत की अपनी यात्राओं और अनुभवों का विस्तृत विवरण तैयार किया, जिसे आज सामान्यतः द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन के नाम से जाना जाता है, या इसी को CUK भी कहा जाता है। संस्कृत परंपरा और भारतीय इतिहास के अध्ययन में इसे वेनसोंग के यात्रा वृत्तांत के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आज लगभग 1400 साल बाद हमें वेनसोंग में इतनी रुचि क्यों है? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि वेनसोंग हमारे लिए अतीत की एक चलती फिरती तस्वीर है। उन्होंने भारत को केवल राजाओं की दृष्टि से नहीं देखा, उन्होंने शिक्षा, धम्म, नगरों, यात्राओं, समाज और संस्कृति को भी दर्ज किया है। उनके विवरण हमें 7वीं शताब्दी के भारत को समझने में सहायता करते हैं। और जब उनके लिखे शब्दों के सामने आज नालंदा की ईंटें, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिरों के अवशेष, मूर्तियां और शिलालेख दिखाई देते हैं, तो इतिहास और पुरातत्व एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। वेनसोंग की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता,
इतिहास धरती के नीचे दबे अवशेषों में भी होता है, पुराने शिलालेखों में भी होता है और उन यात्रियों की आंखों में भी होता है जिन्होंने सदियों पहले किसी संसार को देखा था। एक युवा भिक्षु हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत आया था। उसके पास आधुनिक संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास ज्ञान की खोज थी। उसने कठिन रास्ते पार किए, अजनबी देशों से गुजरा, भारत के अनेक हिस्सों को देखा, नालंदा में अध्ययन किया, हर्षवर्धन से मिले और फिर अपने अनुभवों को लिखकर वापस चले गए। आज जब हम वेन-स्वांग की यात्रा को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय की धूल हटाकर 7वीं शताब्दी का भारत हमारे सामने धीरे धीरे जीवित हो रहा हो। यही वेन-स्वांग की सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने भारत की यात्रा केवल पैरों से नहीं की थी, बल्कि उनकी स्मृतियों को शब्दों में बदलकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य भी किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।